Hello, good morning, student. Today we will discuss on sustainable development and Stockholm Declaration 1972. ठीक है, हमने उस दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, कन्वेंशंस जो हुए थे, आज उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी 1972 में। उसमें क्या डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, और इसका मोटो क्या था, ठीक है। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ शामिल हुई थी, उनको आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है, ये क्या है आपका लिखा है इस पर, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम आप लोग को पता होगा कि जब भी हमारे कंट्री में या अदर कंट्रीज़ में इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेके जब बात छिड़ी थी, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये आपको बोलेंगे डिक्लेरेशन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है वो इसी बात को बोलता है कि इसी में ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके सबसे बड़ी बहस छिड़ी थी। ठीक है, और इसमें यूएन ने बहुत सारे प्रिंसिपल पे भी अपने अपने राज्यों ने उसको अप्लाई किया था। ठीक है, आज आप जो भी लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्ट हैं, चाहे वो वाटर एक्ट हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986 हो, या आपका एयर पोल्यूशन एक्ट हो, चाहे आपका एनजीटी है, कोई भी एक्ट हो, जो भी लॉ पर इस टाइम बने हुए हैं, वो सब क्या है, एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 की देन है। क्योंकि ये जो एक्ट वगैरह जो बनाए गए हैं वो इसी डिक्लेरेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड हैं। ठीक है, इस डिक्लेरेशन में जो प्रिंसिपल बताए गए थे वो टोटल कितने प्रिंसिपल थे, 26 प्रिंसिपल थे। और इस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में जो कंट्रीज शामिल हुई थी वो 140 कंट्रीज इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें 26 प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कौन कौन से हैं, ठीक है, 26 प्रिंसिपल बहुत हैं। और इसका जो मोटो था, ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 का जो कॉन्फ्रेंस मोटो था वो था ओनली वन अर्थ। ठीक है, केवल पृथ्वी। ठीक है, अब इसमें हम आपको पहले प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, जो आपका एमसीक्यू वगैरह या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप लोग प्रिंसिपल भी आए तो आप लोग शॉर्ट या लॉन्ग के तरीके से आप लिख सकें। ठीक है, ये आपका जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं, ये आपका उसमें यूनिट 4 में टॉपिक स्पेशली स्पेसिफिक टॉपिक दिया है वहाँ पे सेपरेटली कि व्हाट इज़ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, क्योटो प्रोटोकॉल, इस टाइप से बहुत सारी कॉन्फ्रेंस यूनिट 4 में दी गई हैं। लेकिन हम आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इसको इसी में कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी कॉन्फ्रेंस से ही आया था। ठीक है, फिर उसमें जो कमीशन बैठाई गई थी वहाँ पे फिर फर्दर डिफाइन किया गया था। जो कमीशन रिपोर्ट थी वो कौन थी, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, अब हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, उस रिपोर्ट के बारे में भी, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, अर्थ समिट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो आपके एलएलबी में ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं, शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ट्रीटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, नंबर 1 प्रिंसिपल बताता है इसमें आपका ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फर्स्ट आपका बोलता है ह्यूमन राइट्स मस्ट बी असर्टेड अपार्थीड, लिखा अपार्थीड एंड क्लोनलिज्म कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, ह्यूमन राइट्स पे जोर दिया गया था। ठीक, इस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि जो मानव है, ठीक है, मानव भी क्या चाहता है, मानव को भी राइट्स है, फ्रीडम है कि वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में रहे। ठीक है, आर्टिकल जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है वो यही बात करता है आर्टिकल 14 में कि वहाँ पे राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती। तो राइट टू इक्वलिटी में चाहे वहाँ पे आपका जो मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, सभी को क्या है, एक समान अधिकार है। तो सभी को क्या है, एक
स्वच्छ वातावरण में रहने का भी अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई थी ह्यूमन राइट्स की, कि मैन, इसमें लिखा है, बुक में लिखा है, मैन हैज़ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एडिक्वेट कंडीशन ऑफ लाइफ इन environment of equality that permit a life of dignity। लाइफ ऑफ डिग्निटी की बात की गई है, एंड वेलबींग, मतलब एक स्वच्छ वातावरण में उनको जीने का अधिकार है। ठीक है, ताकि वो उस वातावरण में सही से रह सकें। ठीक है, एंड द बियर सोलमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। और उनके पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनको राइट्स तो है, उनको फ्रीडम तो है कि वो एक स्वच्छ वातावरण में रहें, लेकिन उनके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वातावरण को, इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से कौन बचाएगा? एक ह्यूमन ही बचाएगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है, इम्प्रूव करे, ठीक, ताकि जो हमारी जो प्रेजेंट है जनरेशन है या फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली होगी उसको भी ये आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा इन्वायरमेंट उनको भी प्राप्त हो सके। ठीक है, सेकंड आपका आता है प्रिंसिपल, द अर्थ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी मेंटेन्ड। जो हमारी पृथ्वी है वो हमें कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज देती है, कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज देती है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, जो ख़त्म नहीं होती, लेकिन अर्थ की भी एक क्या है, कैपेसिटी है, वो कब तक वो देगी। ठीक है, हर चीज़ कभी ना कभी समाप्त हो ही जानी। जैसे वाटर है, वाटर तो हमारे जो है बहुत सारा है, पूरे देश में, वर्ल्ड में पानी बहुत है, लेकिन पीने का पानी अगर पूछा जाए कितना है, 3% ही है। तो जो 3% वाटर है वो भी अगर समाप्त होने लगेगा तो उसके बाद जो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसको देख नहीं पाएगी, उसको कभी यूज़ नहीं कर पाएगी, उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें डेवलपमेंट के साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाना है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को उससे कोई कंप्रोमाइज़ करना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज को मेंटेन करने की बात की गई है। ठीक, इस कॉन्फ्रेंस में ये भी प्रिंसिपल्स को रखा गया था। फिर थर्ड इसमें आपका, सॉरी ये थर्ड मैंने बोल दिया, सेकंड आपका था, अभी जो मैंने प्रिंसिपल आपसे डिस्कस किया है वो थर्ड वाला डिस्कस कर दिया, सॉरी। इसका जो उसके ऊपर वाला जो सेकंड था वो क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी सेफगार्ड। मतलब जो नेचुरल रिसोर्स आपको मिले हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, चाहे आपके लैंड हो, फ्लोरा हो, फ्योना हो, सी हो, कुछ भी आपको जो नेचुरल रिसोर्स के रूप में मिल रहा है, कुएँ हैं, तालाब हैं, झीलें, ये सब क्या हैं, बहुत नेचुरल्स हैं, इनको हमने नहीं बनाया है, पहाड़ हमने नहीं बनाए हैं। तो उनको काट के वहाँ पे कोई मंदिर या घर या प्लॉटिंग कर दी, तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। तो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग ख़त्म करके वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला गया है नेचुरल रिसोर्स मस्ट बी सेफगार्ड। उनको भी क्या किया जाए, बचाया जाए, सेफली उनको यूज़ किया जाए। लेकिन सेफली तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग डेवलपमेंट के साथ उसको यूज़ करना भी, क्यों, जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, प्रोटेक्ट हो, इफ़ेक्ट ना हो। अभी हमने थर्ड तो आपसे डिस्कस कर लिया कि कैपेसिटी की बात की गई थी। फिर आपका आता है फोर्थ, वाइल्ड लाइफ मस्ट बी सेफगार्ड। वाइल्ड लाइफ, जो जंगलों का जो जीवन होता है, जंगल में रहने वालों का जो एनिमल्स हैं, चिड़ियाएँ हैं, बर्ड्स हैं वहाँ पे, ठीक है, उनका भी एक जीवन है। जैसे हमारा एक जीवन है अर्थ पे, वैसी तरह अर्थ पे उनका भी एक जीवन है, तो उसको भी बचाया जाए। ठीक है, तो फोर्थ जो है हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करता है कि मैन हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड एंड वाइजली मैनेज द हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इट्स हैबिटेट विच आर नाउ ग्रेवली इम्प्राइल्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्स फैक्टर्स। एडवर्स फैक्टर्स का मतलब विपरीत प्रभाव। उनको क्या करना है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ्स हैं, चाहे वहाँ बर्ड्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे कोई भी हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनको क्या करना है, सेफली उनको भी बचाना है, ठीक, उनको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए तो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट भी बना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट आपका 1972 है, उसको हम लोग भी पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, फॉरेस्ट पढ़ रहे थे।
ठीक है। जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो मैं आपको वाइल्ड लाइफ ही पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 3 में, यूनिट 4 में, ठीक है। ऑनर्स में 3 में है और 3 ईयर में 4th में है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ह्यूमन की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और उनका क्या करें, उनका भी इम्पोर्टेंस समझें, ठीक है, प्लानिंग करें, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो लेकिन एक प्लानिंग के साथ हो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, ठीक। 5 बात करता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मस्ट बी शेयर्ड एंड नॉट एक्सटेड, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब होता है जो एक बार समाप्त हो गए तो वो दोबारा नहीं मिलने वाले अब, तो उनको उतनी ही मात्रा में यूज़ किया जाए, शेयर किया जाए, ठीक है, जितनी ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। एक्सटेड मतलब इससे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक बार ये समाप्त हो गए तो ये मिलने वाले नहीं हैं, फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा अगर हमने इसको अनलिमिटेड यूज़ किया, ऐसे ही बहवा दिया। पानी है, पानी तो अभी चलो बहुत है लेकिन वो भी एक समय के बाद नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है लेकिन अभी भी लोग क्या है, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं, तो इनको भी मेंटेन किया जाए। एक मेंटेन कौन करेगा, एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको मेंटेन करे। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी मेंटेन किया जाए, ठीक है। फिर इसमें 6 पॉइंट आता है आपका, pollution must not exceed the environment capacity to clear itself। मतलब 6 में बात की गई है कि जो पोल्यूशन है, जो हमारे जो लॉज हैं, इंडियन लॉज हैं, ठीक है, जो अभी बने हुए हैं, चाहे एयर हो, वाटर हो, नॉइज़ हो, वाइल्ड लाइफ हो, चाहे आपका फॉरेस्ट हो, कोई भी है, तो वहाँ पे जैसे कि एयर पोल्यूशन पड़ते हैं, वाटर पोल्यूशन पड़ते हैं, तो वहाँ पे मानक तैयार किया जाता है, स्टैंडर्ड मतलब तैयार किया जाता है कि इतने ही स्टैंडर्ड तक पोल्यूशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड किया गया, इसी कॉन्फ्रेंस के से ये जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे जो लोगों की जो बहस हुई थी, उसी को इन्होंने देखते हुए अपने अपने देशों में अप्लाई किया है उन्हीं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटी की बात की गई है, स्टैंडर्ड की बात की गई कि एक्सीड नहीं होना चाहिए पोल्यूशन। तो इंडिया में जो लॉ इम्प्लीमेंट हुए हैं वो भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को भी एक्सीड ना हो तो उसका स्टैंडर्ड मानक तैयार कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में एक स्टैंडर्ड की बात की गई थी कि पोल्यूशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 7 नंबर पे आता है आपका, लिखा है डैमेजिंग इकोनॉमिक, सॉरी डैम क्या लिखा है, सॉरी, लिखा है डैमेजिंग ओसेनिक पोल्यूशन मस्ट बी प्रेजेंटेड, ठीक है। मतलब ओसेनिक डैमेज की बात हो रही, जो हमारे समुद्र वगैरह है उसमें क्या क्यों पोल्यूशन हो रहा है, वो क्यों डैमेज हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए, प्रिवेंट मतलब उसको बचाना, ठीक है। जो हमारे समुद्र में रहने वाले जो जलीय प्राणी हैं आपके, चाहे मछलियाँ हों, चाहे कोई भी प्रकार के उसमें जीव हों, ठीक है, तो वो क्या है, उसको धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अब क्या है, लोग जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं वो उनको गंदा करते हैं, खाया पिया उसी में फेंक दिया, या एक्सेस क्वांटिटी में वहाँ पे जो शहरों से बहता हुआ गंदा पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं टेनरीज से होते हुए, सीवेज से होते हुए नदियों में, तालाबों में जा रहा है, तो उसमें जो भी मछलियाँ हैं या कुछ भी हैं उस नदी तालाब में, वो क्या हो रही हैं, उससे समाप्त हो रही हैं, या उस पानी को पी के कोई मनुष्य अपना गुजर बसर कर रहा है तो वो भी बीमार हो रहा है, ठीक है। आजकल की बीमारी का कारण यही है कि गंदा पानी हो गया है, गंदा, लोग अपनी जो हैबिट्स में जो गंदी चीज़ें खाने लगे हैं, अपने घर का शुद्ध खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एक जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें क्या हैं, जो ऑर्सेनिक है हमारी, ऑर्सेनिक पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो इसीलिए ओशन पे भी एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। फिर आपका 8th है डेवलपमेंट इज़ नीडेड टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। अब बताया गया है विकास
ठीक है, विकास की बात की गई है। 8th नंबर पे बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किस टाइप का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या बात करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। 3 पिलर्स आर बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे बताया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनको देखते हुए भी हमें क्या करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत बड़ी सी फैक्ट्री बना दी तो उससे क्या है, अब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होगी, पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे नहीं बढ़ानी है, हमें क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा एलोब्रेट करना है। हमको डेवलपमेंट तो करना है प्लस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना भी है। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट इज़ नीडेड, मतलब डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उससे क्या होना है, पहले हमें डेवलपमेंट तो करना ही, उसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव करना है। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो दोनों में बैलेंस बना के रखना है। फिर आपका आता है 9th पे है आपका डेवलपिंग कंट्रीज देयर फॉर नीड असिस्टेंट का मतलब हेल्प की ज़रूरत। ठीक है, अगर हमारी डेवलपिंग जो है मान लीजिए अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अभी वहाँ पे सही से अभी डेवलप है, मतलब अंडर डेवलप का मतलब अभी पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाई हैं, तो उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर, मतलब कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, तो वहाँ पर भी क्या करना है, कंट्रीज़ को मिलके, एक दूसरी कंट्री, हर एक देश को मिल करके उस आपदा से क्या करना है, छुटकारा पाना है, अब एक दूसरे की हेल्प करना है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंस की बात की गई थी कि अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें अपनी हर एक दूसरे की जो भी उनको आवश्यकता पड़ती है आपदा के समय, वो उनको हेल्प देनी है। जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें भी बहुत से देश क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो वही होता है कि नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये भी एक टाइप की आपदा ही है। तो जो हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, और अगर उनके देश में कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम भी उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में नीड है असिस्टेंस की बात की गई थी। ठीक है, फिर 10th है आपका डेवलपिंग कंट्रीज नीड रीजनेबल प्राइस फॉर एक्सपोर्ट टू कैरी आउट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। मतलब ये बात की गई है कि 10th में कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो चीज़ें बनाती हैं, कोई भी चीज़ बना रही है, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्सेस हो चाहे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हो, तो वहाँ पे हर एक चीज़ को एक स्टेबिलिटी दी गई है प्राइस की, कि प्राइस को स्टेबिलिट किया जाए। ठीक है, और एडिक्वेट अर्निंग फॉर प्राइमरी कमोडिटीज़, उससे क्या होगी, प्राइमरी कमोडिटीज़ पे क्या होगी, हमें अर्निंग होगी। एंड रॉ मटेरियल एसेंशियल टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल को बताया गया है कि वो बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए। इससे हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत डेवलप होगा, इकोलॉजिकल प्रोसेस भी होगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं, नई चीज़ें अगर डेवलप की जाती हैं, न्यू थिंग्स डेवलप होती हैं, तो हमें सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट बैलेंस को भी देखना है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। आगे की जो सेक्शन 11 से लेके 26 जो बच्चे हैं पेज पर, उनको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।